अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका उस्ताद अबू हुज़ैफ़ा। आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 जो है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, उसका जो एमसीक्यूज हैं, उसकी जितने भी स्ट्रक्चर क्वेश्चन है सबको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ठीक है, तो शुरुआत करते हैं टाइम को ज़ाया करते हुए बगैर कि हमारे पास क्या है। सबसे पहले जो एमसीक्यूज है, द फिगर 1.26, हमारे पास फिगर है 1.26, शोज पार्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर। व्हाट इज द रीडिंग ऑन द वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पर रीडिंग क्या होगी। अब देखें, वर्नियर स्केल पर अब कोई भी चीज हम मेजर करते हैं तो हम क्या करते हैं, तीन चीजें बनाते हैं। एक होता है हमारे पास, समझ लें, एक होता है हमारे पास मेन स्केल। क्या होता है? मेन स्केल। और दूसरा क्या होता है हमारे पास? वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल की रीडिंग लेते हैं, यानी इसके अंदर हम यही चीज करते हैं, पहले मेन स्केल की रीडिंग लेते हैं, उसके बाद वर्नियर स्केल की रीडिंग, उसके बाद जो वर्नियर स्केल पर रीडिंग ली थी हमने उसको मल्टीप्लाई करते हैं विद द लीस्ट काउंट। ठीक है, और आखिर में क्या करते हैं, मेन स्केल की रीडिंग, मेन स्केल की रीडिंग प्लस में वर्नियर स्केल की रीडिंग, जो ये वाली निकाली है हमने, ये वाली जो निकाली है ना, प्लस में वी वर्नियर स्केल की रीडिंग प्लस इनटू में जो एलसी हमने निकाला था, इन दोनों को ऐड करके रखेंगे तो हमें फाइनल रीडिंग मिल जाएगी। ये यानी हम जो खाने होते हैं उसे बनाने की कोशिश करते हैं। मेन स्केल की रीडिंग पहले आपने बनानी है, जिसे MSR में लिख रहा हूं, मेन स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल VSR, वर्नियर स्केल की रीडिंग। जो वर्नियर स्केल की रीडिंग VSR निकाली है उसे लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करें और आखिर में मेन स्केल की रीडिंग को ऐड करके रखें। ये जो इस खाने में हमने जो काम किया उसके साथ, ये जो हमने काम किया उसके साथ आपने मिला करके रखना है, ऐड करके रखना है। ठीक है, तो यहाँ आ जाए आपके पास, पहले सबसे पहले हम किसको पढ़ते हैं? मेन स्केल को पढ़ने की कोशिश करते हैं। मेन स्केल को कहाँ तक पढ़ते हैं? जहां तक आपको नजर आ जाए उसका जीरो। किसका जीरो? मेन स्केल का, वर्नियर स्केल का जीरो। ये वर्नियर स्केल का जीरो ये पड़ा हुआ है, देखिए ये जीरो पड़ा हुआ है, तो इस जीरो तक, इस जीरो तक हमने पढ़ना है। अब देखें, 6 के बाद होता है 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 और 6.5, और ये 6.5 से थोड़ा सा आगे। तो हमारे पास मेन स्केल पर रीडिंग क्या है? 6.5। यहाँ पर लिख लेते हैं कि मेन स्केल पर जो रीडिंग है वो क्या है? 6.5। ठीक है, अभी हमें वर्नियर स्केल को पढ़ना है। ठीक है, तो वर्नियर स्केल को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, वो लाइन चेक करते हैं जो कि मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही हो। तो वर्नियर स्केल को पढ़ने के लिए कौन सी लाइन चेक करनी पड़ेगी? वो लाइन जो कोइंसाइड कर रही हो। तो ये 7 के साथ साथ जो लाइन है वो कोइंसाइड कर रही है। ये कौन सी लाइन है? यहां तक पढ़ेंगे 1 2 3 4 5। तो 5 हमें रीडिंग मिली कहां पर? वर्नियर स्केल पर। ठीक है, अब ये जो वर्नियर स्केल पर 5 मिला है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं विद द लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट आपको पता है कि वर्नियर स्केल क्या करता है कि 1 सेंटीमीटर को 10 हिस्सों में डिवाइड करता है, तो उसकी जो रीडिंग बन जाती है वो 0.1 सेंटीमीटर बन जाती है। सही है, ये सेंटीमीटर, ये जितने भी वैल्यूज है ना ये 5.65 सेंटीमीटर में। सही है, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, तो ये क्या आंसर आएगा? 0.5 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 0.5। अभी हमें फाइनली क्या करना है, इन दोनों को आपस में ऐड करके रखना है। 6.5 प्लस में 0.5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? लेकिन पॉइंट के नीचे पॉइंट देते थे, 6.5, तो ये हो जाएगा आपके पास 0, यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? ये चीज अपने ध्यान में रखने कि 7 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देख देते हैं कि आपके पास 7 सेंटीमीटर मौजूद है कि नहीं। जी हाँ, ये सी में पड़ा हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो इसे आप टिक कर सकते हैं, ये आपका राइट आंसर है। सही, अब नीचे आ जाएं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। सही है, मैंने आपको सही से बता दिया, आप चेक कर लें भले। आपके पास 10 आइडेंटिकल स्टील बॉल्स हैं, 10 आइडेंटिकल स्टील बॉल्स। जैसे ही बाल कहा तो आपके अंदर वो सर्किल वाली शेप आ जानी चाहिए कि बाल की शेप सेन में आनी चाहिए। ईच ऑफ मास 27 ग्राम्स। सही है, एंड इमर्ज्ड इन अ मेजरिंग सिलेंडर हैविंग 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। The reading of water level rises to 50 centimeter cube. What is the density of steel? अब समझे कि इसके अंदर क्या था
कि वर्नियर कैलिपर था, समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपके अभी नीचे आ जाते हैं इस प्रॉब्लम के लिए कि हमारे पास 10 आइडेंटिकल स्टील बॉल्स हैं, 10 आइडेंटिकल स्टील बॉल्स हैं, सही, यहाँ पर लिख देते हैं 10 आइडेंटिकल स्टील बॉल्स हैं, 10 बॉल्स हैं, ठीक है। बॉल बॉल यानी उसका जो शेप है वो आ गया आपके पास। शेप क्या होता है बॉल का, जी हाँ, यहाँ पर आ जाए 10 आइडेंटिकल स्टील बॉल्स ईच ऑफ मास 27 ग्राम। हर किसी का जो मास है, एक एक का मास क्या है 27 ग्राम एक का। अगर 10 का हम निकालना चाहें, 10 का क्यों निकाल रहे हैं, एक का मास है 27 ग्राम, अगर 10 बालों का हम मास निकाल लें वो हो जाएगा 27 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये हो जाएगा 270 ग्राम्स, ठीक है। ये हमारे पास जो 10 बाल हैं उनका वजन है। अब इन 10 बाल का वॉल्यूम हमें गिवन है, इस वजह से हमने मास जो निकाला है वो 10 बाल का निकाला है, सही। वॉल्यूम क्या है, उसने कहा कि हमने एक मेजरिंग सिलेंडर लिया जिसकी जो पहले रीडिंग दी, जिसमें जो पानी डला हुआ था वो था 20 सेंटीमीटर क्यूब तक। जैसे ही हमने 10 बाल उसमें इनपुट किए तो हमें क्या मिला, हमें जो वॉल्यूम मिला वो मिला 50, यानी वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 50 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, कितना हो गया 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप खुद बताएं वो जो बाल हमने डाले थे 10 बाल, उनका हमें वॉल्यूम कितना मिलेगा। वॉल्यूम 50 में से 20 माइनस करेंगे, यानी 50 जो बाद में हुआ और 20 जो पहले पानी था, तो पानी का वॉल्यूम 20 था और 50 बाद में जो इंक्रीज हुआ, इनमें माइनस करेंगे तो 30 सेंटीमीटर क्यूब हमें क्या मिलेगा, वो मिलेगा वॉल्यूम ऑफ 10 बॉल्स। ये जो 10 बाल हमने डाले, उन 10 बालों का जो वॉल्यूम होगा वो हमें 30 सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा। आई बात समझ में, यानी पहले 20 था, 20 में हमने जैसे ही वो बाल डाले तो पानी ऊपर आया। जैसे मैंने आपको कौवे वाली स्टोरी बताई थी, कौवा जो प्यासा कौवा होता है वो पत्थर डालते जाता है, पानी ऊपर आता है, वही सेम चीज। पहले 20 पर था, जैसे जैसे उसने वो बॉल डाले 10 बॉल डाले तो पानी 50 पर आ गया। तो 50 में से 20 पहले पानी का वजन था यानी वॉल्यूम था, पानी का वॉल्यूम निकाल दें तो 30 जो है वो हमारे पास इन 10 बालों का वॉल्यूम है। 10 बालों का वजन भी हमारे पास मौजूद है, 10 बालों का वॉल्यूम भी हमारे पास मौजूद है, तो हम सिंपली मालूम कर सकते हैं क्या, डेंसिटी। आ जाएं, डेंसिटी के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी के लिए हमारे पास फार्मूला है रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मास क्या है 10 बालों का 270 ग्राम्स एंड वॉल्यूम क्या है 30 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, क्या है 30 सेंटीमीटर क्यूब। अब जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो गया और 9 3 27, तो हमें आंसर मिला 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सर आपने 27 ग्राम क्यों नहीं लिया, आपने 270 ग्राम यानी 10 बालों का वजन क्यों लिया, एक बाल का क्यों नहीं लिया। अगर हम बाल एक का वजन ले रहे हैं तो हमें वॉल्यूम भी एक ही बाल का लेना पड़ेगा। चलो उसके जरिए चेक करके देखते हैं कि हमारा आंसर सेम आता है। कि अगर हमारे पास एक बाल का जो वजन है वो क्या है, हमारे पास 27 ग्राम है, यानी हमारे पास जो मास है वो हमें गिवन है, मास क्या है हमारे पास 27 ग्राम है। अभी हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, बिकॉज ये जो वॉल्यूम है वो 10 बालों का है, ठीक है। जो मास है, आई एम सॉरी, वो 27 ग्राम है, वॉल्यूम 10 बालों का कितना है 30 सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज वो पहले 20 पर था, जैसे हमने उसमें 10 बाल डाले तो वो 50 पर चला गया, तो ये कितनों का वॉल्यूम हो जाएगा 10 का। अगर एक का निकलना है तो डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, तो हमें एक का कितना मिलेगा 3 सेंटीमीटर क्यूब, क्या मिलेगा 3 सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा। अब अगर मैं डेंसिटी मालूम करना चाहता हूं, सॉरी, डेंसिटी इज रो मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास क्या है ये 27 ग्राम्स, 27 ग्राम रखा मैंने, और एक का वॉल्यूम कितना है 3 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है एक का, तो सेम आंसर आ जाएगा 1 3 3 9 3 27, तो आपको आंसर मिल जाएगा 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपको आंसर मिलेगा। चलो देख लेते हैं कि यहाँ पर जो 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सी ऑप्शन पड़ा हुआ है यही राइट ऑप्शन है। अब नीचे आ जाएं, भले आप इस क्वेश्चन को छोड़ दें, भले नीचे आ जाएं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम इज इमर्स्ड इन वाटर इज शोन इन फिगर, ठीक है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, सही। यहाँ पर ये जो फिगर मौजूद है, पहले ये जो फिगर थी वो 50 पर थी,
जैसे हमने वो ऑब्जेक्ट डाला तो 50 से 90 तक चली गई, यानी 50 से 90, तो 90 माइनस 50 करेंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। सही, तो वॉल्यूम कितना मिलेगा 40, क्या मिलेगा हमें 40 सेंटीमीटर क्यूब, क्या मिलेगा हमें वॉल्यूम मिलेगा 40 सेंटीमीटर क्यूब। 90 माइनस 50, देखें पहले 50 था, जैसे ही बॉल ये हमने मटेरियल डाला तो ये 90 पर चला गया, यानी मटेरियल की वजह से जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ वही मटेरियल का वॉल्यूम है। मटेरियल की वजह से वॉल्यूम 10 20 30 40, यानी 10 20 30 40 यूनिट इंक्रीज हुआ है, तो 40 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, मटेरियल का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम भी हमारे पास है, हमारे पास मास भी मौजूद है, तो हम डेंसिटी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। करें भले आप अपनी बुक में करने की कोशिश करें आप कि आपके पास इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, वॉल्यूम इज 40 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और आपको मास भी गिवन है तो मालूम करें डेंसिटी क्या होती है, रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास है आपके पास 100, मास क्या है आपके पास, मास है आपके पास 100 यहाँ पर देखें, और वॉल्यूम है आपके पास 40। ये निकालने की कोशिश करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपने लिखना है, ठीक है। ये सिर्फ सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है तो ऐसे माइनस की निशानी आप देख सकते हैं, बिकॉज ये पर है, पर का मतलब माइनस आ जाना चाहिए, या फिर आपको ऐसे डिवाइड की निशानी लगानी होगी, ठीक है। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 2.5, यही आपका राइट आंसर है। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाए। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन सही। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ दिस माइक्रोमीटर इन फिगर, माइक्रोमीटर पर आ जाए। माइक्रोमीटर चेक करें, मेन स्केल होता है, दूसरा क्या होता है सर्कुलर स्केल। सिमिलरली जैसे हमने वहां पर रीडिंग ली थी कि आपके पास जो वर्नियर कैलिपर था वहां पर, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या होते हैं, यहाँ पर भी चेक कर लें आप। यहाँ पर भी वही 3 खाने आपके बनेंगे। पहला होगा मेन स्केल की रीडिंग, पहला होगा मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल को पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ते हैं, सर्कुलर स्केल रीडिंग, यानी दूसरा होगा आपके पास सर्कुलर स्केल रीडिंग। और तीसरे में क्या करेंगे, सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है उसको मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ, जो कि है 0.01 मिलीमीटर, ये मिलीमीटर्स में होती है, सही है, वो सेंटीमीटर में थी, ये ध्यान में रखें। आखिर में क्या करेंगे, ये जो आपने निकाली है दोनों रीडिंग्स, मेन स्केल की रीडिंग और जो मल्टीप्लाई की है, इन दोनों को आप आपस में ऐड करके रखेंगे। MSR यानी मेन स्केल की रीडिंग प्लस में सर्कुलर स्केल की रीडिंग, जिसको आपने 0.01 लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई किया है, उन दोनों को ऐड करके रखेंगे, यही चीज होगी, सही है। आ जाए अभी मेन स्केल को पढ़ने की कोशिश करें। अब इसका जो मेन स्केल होता है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, मैंने आपको बताया था कि इसका जो मेन स्केल होता है इसमें हाफ भी मौजूद होता है। मसलन देख लें, ये है 1 तो ये 1.5, ये 2 ये 2.5, ये 3 3.5, ये 4 4.5, ये 5 ये 5.5, ये 6 ये 6.5। तो हमारा मेन स्केल पर हमें रीडिंग क्या है 6.5, यानी ये देख लें, ये जो मैंने लाल पॉइंट के साथ टिक किया है ना, ये है 6.5 की लाइन। तो इस लाइन से थोड़ा सा ये जो छोटा सा डिस्टेंस आ रहा है वो ये स्केल आपको बताएगा, वो छोटा सा डिस्टेंस कितना है वो ये स्केल बताएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर 6.5 मेन स्केल की हमें रीडिंग मिल गई, मेन स्केल पर आप 6.5 लिख सकते हैं। अभी इसका यूनिट मिलीमीटर है, ये ध्यान में रखें, वहां सेंटीमीटर था वर्नियर कैलिपर में, मिलीमीटर लिखा 6.5। अब मेन सर्कुलर स्केल को पढ़ने की कोशिश करें। सर्कुलर स्केल को हम कैसे पढ़ते हैं, सर्कुलर स्केल को चेक करते हैं कि कौन सी लाइन है सर्कुलर स्केल की जो कि इसकी ये बीच वाली लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है, यानी ये जो बीच वाली लाइन जा रही है इसके साथ कोइंसाइड कर रही है। तो ये 10 वाली लाइन आ गई, 11 12 और 13 वाली जो एग्जैक्ट लाइन है वो बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है। तो हमें रीडिंग मिल गई सर्कुलर स्केल पर 13, क्या मिला 13 ठीक है। तो 13 इज द रीडिंग ऑन सर्कुलर स्केल। अब 13 को हम मल्टीप्लाई करते हैं विद द लीस्ट काउंट जो कि 0.01 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.13, सही है, मिलीमीटर। अब क्या करेंगे आप, ये जो निकल आया और ये जो 6.5 है इन दोनों को आपस में ऐड करके रखेंगे तीसरे, तो 6.5 को इसमें ऐड करेंगे 0.13, पॉइंट के नीचे पॉइंट देते हैं हम, तो ये 3 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6.63, सही है, यानी 3 5 1 the 6 एंड 6, तो 6.63 इज योर आंसर। यहाँ पर आ जाएं,
अभी चेक करने की कोशिश करें आप कि अब आपका आंसर है 6.63 मिलीमीटर। हाँ, पड़ा हुआ है बी के अंदर, ये बी के अंदर जो पड़ा हुआ है ये राइट आंसर है। और नीचे आते हैं, अ चिप्स रेब्ड is 4.5 centimeter long and 5.9 centimeter wide. Its area up to significant figures will be, कितना आंसर आएगा वो आप बताएं हमें, सही है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, ये तो यहाँ पर हमारे पास इतनी डिटेल नहीं है कि जब भी दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद हमें आंसर कैसे रखना होता है, ये आपके पास डिटेल नहीं है। लेकिन यहाँ तक ये जो आंसर है जो बुक में है हमारे पास, हम उसे कंसीडर करेंगे। लेकिन हमें नहीं पता, हमारी इसके साथ कोई भी यानी छेड़खानी नहीं करनी, जो भी आंसर है हमारे पास वही सिंपली हम मल्टीप्लाई करके जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो उसे रखेंगे, बिकॉज हमने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। लेकिन जैसे ही आप क्लास 11th में जाएंगे तो ये आपका एमसीक्यूज कुछ अलग तरीके से सॉल्व होगा, ये ध्यान में रखें, सही है। तो 4.5 को 5.9 के साथ सिंपली मल्टीप्लाई करें, आपका जो आंसर होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखें, तो ये आ गया आपके पास 26.55 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा एरिया का। ठीक है, ये आपका सिंपली आंसर हो जाएगा, यही है। इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है। ठीक है, अब नीचे आ जाएं आप भले। A worldwide system of a theoretical question, worldwide system of measurements in which the unit of base quantities were introduced is called prefixes, international system of units, hexadecimal, none of above। जी, SI सिस्टम जो हमने पढ़ा है उसी का ये एक फुल फॉर्म है, सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम। SI सिस्टम के थ्रू ही हम बेस क्वांटिटीज के यूनिट को डिफाइन करते हैं। नीचे आए, all accurately known digits and first doubtful digit in an expression is known as significant figure। ये मैंने डेफिनेशन आपको समझाई थी कि accurately known digits क्या होते हैं, first doubtful digit क्या होता है, in an expression are known as significant figure उनको कहा जाता है, सही है, उनको significant figures कहते हैं। ये डेफिनेशन मैंने सही से समझाई थी, अगर आपको समझ नहीं आई तो, अगर आपको नहीं पता तो आप जाएं मेरा significant figures का लेक्चर देख लें। If zero of वर्नियर कैलिपर कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ मेन स्केल, तो जीरो एरर क्या होती है, जीरो होती है। अगर जीरो ऑफ मेन स्केल, कुछ भी आप मेजर नहीं कर रहे तो आपकी रीडिंग क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। तो मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के साथ बिल्कुल कोइंसाइड करेगा तो जीरो एरर जीरो होगी। अगर वो लेफ्ट या राइट जाता है तब वो प्लस या माइनस होती है। ठीक है, अब आता है जीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज व्हाट, कौन सी एरर होती है, क्या वो सिस्टम की एरर होती है या ह्यूमन की होती है या रैंडम होती है या क्लासिफाइड होती है, सही है, वो सिस्टम के अंदर मौजूद होती है। यानी जो आप सिस्टम, जो भी डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर ये मौजूद है, वो सिस्टमेटिक एरर मौजूद कहते हैं हम, सही है, वो रैंडम नहीं होती है। हमें पता होता है कि वो सिस्टमेटिक एरर है तो बाद में हम उसे रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाए, लेंथ, मास, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारी की सारी बेस क्वांटिटीज की बात कर रही है, तो इसे बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज भी हम कहते हैं, वही चीज है। अब नीचे आ जाए, ये आपके एमसीक्यूज जो सेक्शन था वो खत्म हो चुका है, अब स्ट्रक्चर क्वेश्चन पर शुरुआत हो गई। कॉलम ए में हमें लिखना है कि कुकिंग बारबेक्यू ये किसका एग्जांपल है, यानी फिजिक्स की कौन सी ब्रांच इसमें इस्तेमाल होती है। तो टर्निंग बल्ब ऑन, जब भी आप बल्ब को ऑन करते हैं तो आपको पता है कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होती है, लाइट जो इस्तेमाल होती है उसे इलेक्ट्रिसिटी, एक ब्रांच है फिजिक्स की, वही इस्तेमाल होती है। देन राइडिंग अ साइकिल, तो इसमें मैकेनिक्स, बिकॉज मोशन के साथ रिलेटेड है तो मैकेनिक्स यानी मोशन के साथ। लुकिंग फॉर गैलेक्सीज के, जायंट गैलेक्सी के लिए आप देख रहे हैं तो एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोफिजिक्स जो है, एस्ट्रोफिजिक्स भी आप इसे कह सकते हैं, वही इस्तेमाल होती है। प्रोड्यूसिंग अ लाउड साउंड, साउंड आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो साउंड फिजिक्स में इसकी स्टडी करेंगे। उसके बाद है आपके पास डिस्क्राइबिंग एन एटम, तो एटॉमिक फिजिक्स है आपके पास सिंपली। उसके बाद है ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम अर्थ, एनर्जी फ्रॉम अर्थ, अर्थ से आप एनर्जी हासिल कर रहे हैं तो जियो फिजिक्स इसे कहेंगे, सही है। जियो फिजिक्स आपने पढ़ी होगी कि अर्थ की जो स्टडी है उसे जियो फिजिक्स कहा जाता है। जियो मीन्स अर्थ, फिजिक्स मीन्स उसकी जो अब नीचे आ जाए, आपके पास है क्वांटिटीज लिखी हुई है, उनका ऐसा यूनिट बताना है और टाइप बताना है। एम्पियर यूनिट है तो इसे यहाँ पर लिखना होना चाहिए। ये इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है, किसका यूनिट है, इलेक्ट्रिक करंट का, जो कि एक बेस क्वांटिटी है। ठीक है, अब मीटर क्यूब यूनिट है, हम पढ़ चुके हैं वॉल्यूम का। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तीनों की तीनों
3 दफ़ा मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब मिलेगा, जो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, यानी वो डिराइव्ड हुई है, यानी 3 मरतबा लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई करने से बनी हुई है। सेकंड टाइम का यूनिट है, जो कि एक बेस क्वांटिटी है, सही है। टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, वो एक बेस क्वांटिटी है, सही है। देन न्यूटन फोर्स का यूनिट है, किसका? फोर्स का यूनिट, जो कि डिराइव्ड क्वांटिटी है, जो कि डिराइव्ड क्वांटिटी है, जिसमें मीटर लेंथ भी आ रही है, जिसके अंदर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, तो इसके अंदर केजी भी है, मीटर भी है और सेकंड भी है, यानी लेंथ, टाइम और मास तीनों आपस में मल्टीप्लाई होकर या डिवाइड होकर फोर्स को बना रहे हैं। डेंसिटी केजी पर मीटर स्क्वायर, तो इसके अंदर केजी और मीटर लेंथ आपस में डिवाइड हो रही हैं, तब जाकर हमें एक क्वांटिटी मिल रही है, तो ये भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, जिसके अंदर लेंथ और टाइम आपस में डिवाइड होकर बना रहे हैं, सही। और नीचे आ जाएं, आपके पास वैल्यूज हैं, इनको आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है। आपके पास है 230 सेंटीमीटर इंटू मीटर्स, ये कन्वर्ट करें, सही है। एक एक अपने जहन में याद रखें कि आपको पता होना चाहिए आप यहाँ पर सेंटीमीटर का ब्लॉक बनाएं या मीटर्स का बनाएं, ठीक है। आपको गिवन, आपको पता है कि जो 1 मीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर्स के इक्वल होता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर्स के इक्वल होता है। अब आपको जो चीज़ गिवन है वो उसी उसके नीचे रखने की कोशिश करें। आपको गिवन है 230 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, आपने मालूम क्या करना है, मीटर में उसका वैल्यू मालूम करना है। अगर इस 100 को x के साथ मल्टीप्लाई करें और 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, यानी आमने सामने वाली आपस में मल्टीप्लाई करें, तो ये 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 230 इंटू 1, सही है। हमें मालूम करना है x, तो ये जो 100 है यहाँ 230 के नीचे आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 230 डिवाइडेड बाय 100, सही है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 2.3, तो ये आ जाएगा 2.3 मीटर्स आपका आंसर, सही है। सिमिलरली अगर आप सॉल्व करना चाहें, अब नीचे 250 ग्राम्स इन केजी, ये अब आपने चेक करना है। यहाँ पर मैं रख रहा हूँ केजी का सेक्शन, यहाँ पर रख रहा हूँ मैं ग्राम्स का सेक्शन। मुझे पता है कि 1 केजी के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं, कितने होते हैं? 1000 ग्राम्स होते हैं। अब हमें ग्राम्स गिवन है 250, हमें मालूम करने हैं केजी में उसका वैल्यू, तो ये बिल्कुल ऐसे रखा, देखें 250 ग्राम्स ये कितने के इक्वल होगा? 1000 के इक्वल है, तो x कितने के इक्वल है? तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो x मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है, इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 250, ये बिल्कुल साथ ही साथ रखें। हमें x मालूम करनी है तो 1000 डिवाइड में आ जाएगा, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखें ये हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ से भी 3 पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 0.25 kg, सही है। और नीचे आ जाएं, सेकंड है आपके पास, और दूसरा क्या है? मिली सेकंड है, सही है। 1 सेकंड के अंदर 1000 मिली सेकंड होते हैं, 1 सेकंड के अंदर 1000 मिली सेकंड होते हैं, कितने होते हैं? 1000 मिली सेकंड। तो आपको गिवन क्या है? 0.5 सेकंड, तो इसके अंदर कितने मिली सेकंड होंगे? तो सिमिलरली सेम तरीके के साथ 1000 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करें, x को 1 के साथ, तो x हो जाएगी 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000, सही। तो 0.5 होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो ये हो जाएगा 500, यानी 500, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 500। यही सेम तरीका आप अप्लाई करते जाएं। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या कितने के इक्वल है, उसके बाद सिर्फ उसे रखते जाएं, तो आपके आंसर आते जाएंगे खुद ब खुद। यहाँ पर हो जाएगा 500 मिली सेकंड, उसके बाद 0.8 मीटर्स इन मिलीमीटर्स, सही है। 1 मीटर के अंदर जैसे 1 सेकंड के अंदर वो था ना, ये मीटर रखा, ये मिलीमीटर रखा। देखिए 1 सेकंड के अंदर कितने मिली सेकंड थे? 1000, तो 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं। क्या होते हैं? 1000 मिलीमीटर होते हैं, सही। तो अभी हमारे पास क्या गिवन है? हमें गिवन है 0.5 मीटर, ये देखें 0.8 मीटर गिवन है, मिलीमीटर में आपने उसका वैल्यू चेक करना है। तो ये देखें आपस में मल्टीप्लाई करें इसे, तो ये हो जाएगा 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय 1, x ही हो जाएगा। तो 0.8 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपका आंसर आ जाएगा 800। क्या आ जाएगा? 800 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाए 350 मिली सेकंड इंटू सेकंड। सही है। सिमिलरली इसको आप खुद से सॉल्व करें भले, कि हमारे पास क्या है, यहाँ सेकंड रखा मैंने, यहाँ मिली सेकंड रखा। एक सेकंड के अंदर 1000 मिली सेकंड होते हैं, तो हमें क्या गिवन है, 350 मिली सेकंड गिवन है, हमें सेकंड मालूम करने हैं। तो ऐसे x यहाँ पर रखा, तो x को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करें, x मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 350 मल्टीप्लाइड बाय 1, 350 ही आएगा। तो x मालूम करना है, तो यहाँ पर 1000 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां क्या करेगा, डिवाइड। तो 350 डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट लास्ट में पड़ी होती है, यहाँ पर भी लास्ट में, इसको 3 पॉइंट में यहाँ शिफ्ट करता हूँ, यहाँ से भी 3 पॉइंट शिफ्ट करता हूँ, तो ये हो जाएगा 0.35 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। सही है। तो यहाँ आ जाए दूसरा क्वेश्चन, 1.2 kg में कितने ग्राम्स आएंगे। सही है। ये वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये जो मेथड मैंने आपको बताया है, इसके थ्रू भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कि यहाँ पर मैं kg रखता हूँ, यहाँ पर मैं रखता हूँ ग्राम्स। kg 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम्स। हमें क्या गिवन है, 1.2 kg। ये 1.2 kg कितने ग्राम्स के इक्वल होगा, मल्टीप्लाई करें। 1.2 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करें, और x को इज इक्वल रखे, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ x आ जाएगा। x मालूम करनी है, तो ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ से आपको आंसर आ जाएगा 1200 ग्राम्स इज इक्वल टू x। सही है। तो x इज इक्वल टू 1200 ग्राम, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1200 ग्राम्स। ठीक है, ये चीज है आपके पास। सही है। सारा का सारा जो सेक्शन था वो सॉल्व हो गया। नीचे देखते हैं अगर है, नहीं है, नीचे चले आ जाएं। अभी देखें, एन इंजीनियर मेजर द वेट ऑफ एन एल्यूमिनियम शीट यूजिंग 1 ईयर कैलिपर इज शोन इन फिगर। व्हाट इज मेजरमेंट ऑफ वेट एल्यूमिनियम शीट। ठीक है, सेम तरीके से हमें मेन स्केल पढ़ना है, 1 ईयर स्केल पढ़ना है, उसके बाद जैसे हम करते आए रहे हैं वो तीनों सेक्शन हम बनाएंगे सेम तरीके के साथ। कि हमारे पास क्या होगा, पहले एक सेक्शन होगा जिसके अंदर मेन स्केल होगा, उसके बाद 1 ईयर स्केल की रीडिंग होगी। 1 ईयर स्केल को हम मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में दोनों रीडिंग को आपस में। यहाँ मेन स्केल रीडिंग, 1 ईयर स्केल रीडिंग, 1 ईयर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। और आखिर में क्या करेंगे, MSR यानी मेन स्केल रीडिंग को ऐड करके रखेंगे 1 ईयर स्केल की उस रीडिंग को जिसको हमने लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, ये हमारे पास 3 खाने बनते हैं। आ जाएं पहले मेन स्केल को पढ़ने की कोशिश करें। यहाँ पर देखें कि आपके पास जो मेन स्केल है, हम कहाँ तक पढ़ते हैं, जहां तक इसका 0 आ रहा है, ये देखें 0, तो हमें इस पॉइंट तक पढ़ना पड़ेगा, सिंपली ये वाली पॉइंट तक पढ़ना पड़ेगा। आ जाएं 3। अब और कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा, तो 4 से मैं पीछे आऊंगा, तो ये 4 है, 4 के बाद होता है 3.9, तो ये 3.9 से थोड़ा सा आगे है, तो 3.9 मेन स्केल की रीडिंग आ गई। तो यहाँ पर मेन स्केल की रीडिंग में 3.9 लिख देता हूँ। अब 1 ईयर स्केल की रीडिंग पढ़ें। 1 ईयर स्केल की रीडिंग वहां तक पढ़ते हैं जहां पहली लाइन कोइंसाइड कर रही है। तो यहाँ देखिए आप कि आपकी जो पहली लाइन कोइंसाइड कर रही है, मेरे ख्याल से ये 1 वाली ही कर रही है, 2 वाली भी है, लेकिन पहली जो कोइंसाइड कर रही है उसे हम ले लेते हैं। तो मैंने 1 ईयर स्केल पर रीडिंग हमें क्या मिली, 1 मिली। अब इस 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमें 0.1 सेंटीमीटर ही आंसर मिलेगा। ठीक है, ये आंसर जो होगा वो भी 0.1 सेंटीमीटर होगा। तो 3.9 को इसके साथ हम ऐड करके रखेंगे, 3.9 प्लस में 0.1, पॉइंट के नीचे पॉइंट देते हैं, 9 and 1 10 हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, ये 4.0, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 4.0 सेंटीमीटर हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो आप लिख सकते हैं, 4.0 सेंटीमीटर आंसर है हमारे पास। ठीक है, 4.0 सेंटीमीटर इज आवर आंसर। अब नीचे क्वेश्चन पूछ रहा है बी, विच गिव्स मोर प्रिसाइज मेजरमेंट, 1 ईयर कैलिपर, स्क्रू गेज और मीटर रूल। कौन ज्यादा एक्यूरेट जो है आपको देगा। सही है, मीटर रूल है या फिर आपके पास माइक्रोमीटर है। तो देखें, मीटर रूल की जो होती है वो 1 सेंटीमीटर होती है लीस्ट काउंट। ठीक है, और जो आपके पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है उसके पास होती है 0.1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर। और जो आपके पास 1 ईयर कैलिपर है उसकी होती है 0.001 सेंटीमीटर। सही है, ये उसकी लीस्ट काउंट होती है। तो इस वजह से वो क्या करता है, 1 मिलीमीटर को यानी एक जो हमारे पास होता है उसे 100 सेंटीमीटर में डिवाइड करता है मीटर रूल। और जो आपके पास 1 ईयर कैलिपर होता है
वो 1 सेंटीमीटर को 10 हिस्सों में डिवाइड करता है। और वो क्या करता है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज 1 सेंटीमीटर को 100 हिस्सों में डिवाइड करता है। तो देखें, यानी आपके पास जो वैल्यू होगा, मीटर रूल को आप देखेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगा 2 सेंटीमीटर, ऐसे आंसर आएगा। अगर आप इस्तेमाल करेंगे वर्नियर कैलिपर को 2.3 सेंटीमीटर, आपको ऐसे आंसर मिलेगा। अगर आप इस्तेमाल करेंगे आपके पास जो लास्ट वाला है यानी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, तो आपका आंसर होगा 2.34 सेंटीमीटर। तो आप खुद बताएं इन तीनों नंबर्स में से कौन सा ज्यादा प्रिसाइज है, यानी कौन सा एक एक्यूरेट हमें वैल्यू दे रहा है। तो 2.34, तो ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज ही हमें अच्छे से रीडिंग बताएगा इन तीनों में से। ठीक है, तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को आप लॉक कर दें भले, कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है वो हमें अच्छे से रीडिंग बताता है। वो क्या करता है, अच्छे से रीडिंग बताता है। तो यहाँ पर लिख लें आप भले, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है वो सही बताएगा। अब पेंडुलम है हमारे पास, swings is shown if the figure 1.30 from x to y and back to x again. What would be the most accurate way to measuring time for one oscillation? अब देखें वन oscillation क्या होता है, उस चीज को थोड़ा सा समझे। हमारे पास ये पेंडुलम है, मैं इस x से शुरू करने की कोशिश करता हूँ। ये क्या करेगा, y तक जाएगा, ऐसे y तक, फिर वापस आएगा x तक। देखिए जैसे ही यहाँ पर x तक पहुंचे तो वो एक ऑसिलेशन कैलकुलेट कर देगा। क्या हो जाएगा, एक वाइब्रेशन या एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा, या एक साइकिल भी आप इसे कह सकते हैं कि वन साइकिल इज कंप्लीटेड यूजिंग दिस। x से गया y तक, y से वापस जैसे x तक आएगा तभी एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर हम इसका टाइम कैलकुलेट करना चाहते हैं, जैसे वो x से निकले हम स्टॉप वॉच को स्टार्ट करते हैं, जैसे y जाकर जैसे ही वापस x पर आ जाए तो हम टाइम स्टॉप वॉच जो है उसे ऑफ कर देंगे और हमें टाइम पीरियड मिल जाएगा कि टाइम जो है वो कितना लगा उसे x से वापस x तक आने के लिए, उसे एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए उसे टाइम कितना लगा वो हम कैलकुलेट करें। तो कैसे करें, बेहतर ये है कि हम 10 वाइब्रेशन का टाइम कैलकुलेट करें। यानी x से वो शुरू हो, जैसे ही वो दोबारा x पर पहुंचे हम कैलकुलेट करना शुरू कर दें 1। यानी जैसे x से शुरू हम x को स्टॉप वॉच को ऑन कर दें, जैसे वापस x पर आए 1, वैसे ही y पर जाएगा, फिर x पर आएगा 2, वैसे ही y पर जाएगा, फिर x पर आएगा 3, y पर जाएगा, x पर आएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब 10 कैलकुलेशन 10वीं मर्तबा वो x पर आएगा तो हम स्टॉप वॉच को ऑफ कर देंगे। जो टाइम हमें मिला उस टाइम को नोट कर देंगे। अब ये जो टाइम है, ये टाइम है इस बॉल को वापस x आने तक 10 वाइब्रेशन उसने कैलकुलेट कर लिए। ये जो टाइम था वो 10 वाइब्रेशन का था। अभी हमें अगर एक का निकालना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, उसे 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक वाइब्रेशन का मोस्ट एक्यूरेटली, जिसके अंदर जो ह्यूमन रिएक्शन टाइम है वो कम इस्तेमाल हुआ, यानी 10 बार हमने नहीं किया बल्कि एक बार किया, जिसके अंदर 10 एक्सपेरिमेंट हमने कवर कर दिए, तो हमारा रिएक्शन टाइम भी कम हो जाएगा। तो इस वजह से हमें एक्यूरेसी की तरफ जाएंगे तो एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा। तो इसका एक सही तरीका यही होगा कि रिकॉर्ड टाइम फॉर 10 ऑसिलेशन एंड डिवाइडेड बाय 10। ऑप्शन नंबर जो बी आपका है ये सही है। सही है, 10 ऑसिलेशन का टाइम निकालें और उसको 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो एक ऑसिलेशन का टाइम मिलेगा। यही सबसे बेहतरीन तरीका है। सही है। सजेस्ट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम पीरियड मोर एक्यूरेटली। तो आपको पता है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच, जिसका जो लीस्ट काउंट था वो क्या था, 0.01 सेकंड, 0.01 सेकंड ये था उसका। तो ये मोस्ट एक्यूरेट थी, हम उसको इस्तेमाल करके सही से टाइम को मेजर कर सकते हैं। अब नीचे आ जाएं, प्रीफिक्सेस आपके हैं, तो प्रीफिक्सेस आपने बताने हैं। सही है, प्रीफिक्स क्या होता है कि हमारे पास कोई बड़ा नंबर होता है या कोई सबसे छोटा नंबर है, उन नंबर को बजाय उस 10 रेस्ट पावर को लिखने के हम उसकी जगह एक छोटा सा लिखते हैं उसका प्रीफिक्स, जो कि हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा इस तरीके से होता है। सही, तो हमारे पास ये है 75,000 लिखा हुआ है मीटर्स, तो इसने क्या किया है 750 करके यहाँ पर लिखा है, तो इसने क्या किया है 10⁻² जो है वो खा ली। तो हमें क्या करना है, इस 10⁻² के लिए कोई ना कोई प्रीफिक्स लिखना है, तब जाकर ये 750 और 10⁻² का प्रीफिक्स हमने लिखना है। तो 10⁻² के लिए हम जो इस्तेमाल करते थे वो था हेक्टो। क्या था, हेक्टो, ये मीटर।
तो 750 हेक्टोमीटर इज द करेक्ट आंसर। सही है, यहाँ पर 750 हेक्टोमीटर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है 2 डिवाइडेड बाय 1000 सेकंड इज इक्वल टू 1, ये कभी भी नहीं होगा 1 के इक्वल। यहाँ पर आपने 1 नहीं लिखना, 2 लिखना है। सही है, उसके बाद आपने वो जो भी है चेंज हो रहा है वो आपने लिखना है। ठीक है, जो भी हो रहा है देखें, ये हो रहा है 2 डिवाइडेड बाय 1000। अब इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ पावर 3। अब इसको मैं ऊपर लेकर आ जाऊंगा तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर -3। अब 10 रेज़ पावर -3 के लिए जो प्रीफिक्स हम इस्तेमाल करते थे उससे कहते थे मिली। क्या कहते थे? मिली। सही है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि या तो यहाँ 2 लिख दें या फिर यहाँ 1 लिखेंगे, तब ये 1 सही हो जाएगा। तो यहाँ 1 लिखें तो फिर बेहतर है, बिकॉज बुक का 1 लिखा होना चाहिए। तो 1 यहाँ पर लिखा हमने, तो ये होगा 1 मिली सेकंड। सही है, 1 मिली सेकंड आप लिखेंगे, वो सही आंसर हो जाएगा आपका। अब देखिए 1 डिवाइडेड बाय ये कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 1 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ पावर 6 इसे हम लिख सकते हैं। ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 रेज़ पावर -6। 10 रेज़ पावर -6 के लिए जो प्रीफिक्स हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है माइक्रो। उसे ऐसे यू की तरह सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, माइक्रो 1 ग्राम, यानी 1 माइक्रोग्राम इज योर आंसर। ठीक है, उसके बाद नीचे नोट करें, आपके पास लिखा हुआ है मीटर्स में आपने चेंज करना है। क्या हो जाएगा आप खुद बताएं मुझे जी। ये हो जाएगा 10 रेज़ पावर 9 है, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा 10 रेज़ पावर +9, उसके बाद मीटर लिखा हुआ है। 10 रेज़ पावर 9 के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, देखें इस 10 रेज़ पावर 9 के साथ अगर 1 को मल्टीप्लाई करूंगा कोई मसला है? कोई मसला नहीं सर। तो 10 रेज़ पावर 9 के लिए हम इस्तेमाल करते हैं गीगा। सही है, मेगा उसके बाद गीगा, तो ये जी फॉर गीगा, ये मीटर का 1 गीगा मीटर इज योर प्रीफिक्स। गीगा इज योर प्रीफिक्स, यहाँ पर वो प्रीफिक्स लगेगा। सही है, तो ये प्रीफिक्सेस यहाँ पर इस्तेमाल हो गए। नीचे आए साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक राइट वैल्यूज इन स्टैंडर्ड फॉर्म इन साइंटिफिक नोटेशन। द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज r इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की कोशिश करनी है। अब समझने की कोशिश करें, आसान है बिल्कुल। हमारे पास जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है ना, 1 एंगस्ट्रॉम वो होता है 10 रेज़ पावर -10 मीटर्स के इक्वल। किसके इक्वल? 10 रेज़ पावर -10 मीटर्स के इक्वल। ठीक है, आई बात समझ। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर -10 मीटर्स के इक्वल। हमारे पास है 0.53 एंगस्ट्रॉम, 53 एंगस्ट्रॉम, तो वो हो जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू 10 रेज़ पावर -10 के इक्वल। सही है, सही कहा, देखें ना, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 इंटू 10 रेज़ पावर -10 मीटर, ऐसे कर सकते हैं। तो 0.53 एंगस्ट्रॉम जो है वो इक्वल हो जाएगा 0.53 10 रेज़ पावर -10 मीटर्स के। ये चीज़ आ गई बात समझ में, ये चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की कोशिश करनी है, 0.53 इंटू 10 रेज़ पावर -10 को। सही है, इसे थोड़ा सा मिटा देता हूँ, उसके बाद लिखते हैं इसे। ठीक है, ये हमारे पास एक्चुअल 0.53 इंटू 10 रेज़ पावर -10 मीटर्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो जो नंबर होता है फिर ये कोएफिशिएंट होता है वो नॉन जीरो होता है, लेकिन ये तो 0 से शुरू हो रहा है तो इसे 5.3 करके हमने लिखना हो। क्या किया, इस पॉइंट को शिफ्ट कर दिया इस 5 के बाद। देखें पॉइंट कहाँ से कहाँ जा रही है, पॉइंट जा रही है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जा रही है। सही है, जैसे ही लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम तो जो पावर होगा आपका वो हो जाएगा नेगेटिव। पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव में ऐड हो जाएगा, यानी जितने पॉइंट्स आप जा रहे हैं वो नेगेटिव। अगर आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में ऐड होगा, यानी उसे पावर को मल्टीप्लाई करेंगे आप पॉजिटिव में। सही है, तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो पावर क्या होगा, नेगेटिव। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। देखें जितने यूनिट जाएंगे उतना पावर आएगा। देखिए 5.3 लिखा ना हमने, इंटू 10 रेज़ पावर -10 जो हमने पहले रखा था। अब जितनी पॉइंट शिफ्ट की है उसके लिए 10 पर उतने पावर आएंगे, वो माइनस का आएगा, 10 रेज़ पावर -1। बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो 5.3 इंटू 10 रेज़ पावर -11 मीटर, ये आपका साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगी, ये जो 53 आपने लिखा है। सही है, यानी हाइड्रोजन एटम का जो आपने लिखा है उसकी आंसर हो जाएगा यहाँ पर 0. ऐसे आप लिख सकते हैं 5.3
इंटू 10⁻⁻11 मीटर्स। सही, ये साइंटिफिक नोटेशन इसकी हो जाएगी। अब 1 लाइट ईयर इतने इक्वल होता है। अब लाइट ईयर क्या होता है, आपने शायद डिस्टेंस में पढ़ा होगा कि लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस का एक यूनिट है। यानी कि हमारे पास जो लाइट होती है एक साल में कितना सफर करती है वो होता है डिस्टेंस है। यानी लाइट को सफर करने के लिए साल लगे, यानी सूरज से लेकर जमीन तक जो लाइट आती है 500 सेकंड में आती है, यानी 8 मिनट 20 सेकंड में आती है, या 500 सेकंड आप कहें। तो इस लाइट को भी अगर साल लग जाए सफर करते करते, वो डिस्टेंस कहलाता है लाइट ईयर। सही है, यानी लाइट को भी एक पूरी साल सफर करे। कितनी स्पीड है लाइट की, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतनी तेज स्पीड। अगर उस सेम लाइट को भी साल लग जाए सफर करते करते, इतना डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कहलाता है लाइट ईयर। लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है, ये ध्यान में रखें। सही है, सो डिस्टेंस का यूनिट है, ये लिखा हुआ है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो हमें पता होता है लास्ट में पॉइंट पड़ी होती है, इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे हम 1 डिजिट पर। सही है, यानी 2.62 करके लिखेंगे। तो जितने भी पॉइंट शिफ्ट किए, जितने भी हमने ये जो हमारे पास थे, जितने भी यूनिट हमने पॉइंट को शिफ्ट किया, उतने यूनिट हमने पावर देना होता है। अब देखिए पॉइंट कहाँ से कहाँ लेकर आ रहे हैं, ये राइट साइड है, ये मेरी लेफ्ट साइड है। तो राइट से लेफ्ट आऊंगा तो पॉजिटिव होगा। यहाँ पर हमने क्या किया था, देखें लेफ्ट टू राइट किया था, तभी नेगेटिव पावर था। अभी राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं तो पावर क्या होगा, पॉजिटिव। ये हो जाएगा 2.62 इंटू 10⁻⁻, क्या आएगा देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इंटू 10⁻+12। ये आपके पास इसकी रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। 2.62 इंटू 10⁻12 इतने बराबर होता है मीटर्स के, कौन, लाइट ईयर। इतने मीटर जब आप कवर कर लें। अब वैक्यूम प्रेशर इज 2.7 इंटू 10⁻⁻4 टॉर लिखा हुआ है। सही है, तो इसको मेरे ख्याल में साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से ये आपको पूछ रहा है कि आप स्टैंडर्ड को साइंटिफिक में लिखें या साइंटिफिक को यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब जो पॉइंट है आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, 0.00027 टॉर, ऐसे भी लिख सकते हैं। सही, जब यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, हाँ सही है, सही है, ऐसे भी लिख सकते हैं ये। वरना ये साइंटिफिक नोटेशन में तो पहले ही लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0.00027। ठीक है, टॉर, ये उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे आ जाएं। डेंसिटी एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन है आपके पास है। A wood piece is made up of different shapes. Take length L is equal to radius. लेंथ या रेडियस जो है वो 2 मीटर के इक्वल है। कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एज स्फीयर, क्यूब, पिरामिड एंड सिलेंडर। सही है, तो सबसे पहले स्फीयर को देखते हैं। स्फीयर का आपने पढ़ा भी हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएं। आपके पास स्फीयर जो है, यहाँ पर आ जाएं। स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो ये रहा आपके पास स्फीयर। ठीक है, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये फार्मूला होता है हमारे पास स्फीयर का। तो हमारे पास 4/3 हम रखेंगे, पाई का वैल्यू होता है 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर क्यूब। आर हमें 2 गिवन है, उसका क्यूब निकालना है 8। सही है, तो सिंपली इसे सॉल्व करेंगे तो आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मिल जाएगा। सही है, मैं नहीं करवाऊंगा आपको। ठीक है, फिर आपने बताना है कि क्यूब, उसके बाद क्यूब का बताना है। तो यहाँ आ जाते हैं, ये रहा आपके पास क्यूब की शक्ल। देखें क्यूब को, ये होता है क्यूब आपके पास। ठीक है, ये रहा क्यूब आपके पास। इसमें 3 साइड होती हैं हमारे पास, एक ये रही, दूसरी ये, और तीसरी ये वाली साइड। जितनी भी साइड है इन सबका क्यूब कर दें, सिर्फ 3 से एस। ठीक है, इसका एस क्यूब यानी साइड क्यूब आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम के लिए आपको साइड क्यूब मिल जाए। तो लेंथ हमें गिवन है 2, तो साइड हमें गिवन है 2, तो 2 का क्यूब निकालना है हमें। क्या आ जाएगा, ये 8। ठीक है, 8 मीटर इज योर वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। 2⁻3 इज इक्वल टू 8 मीटर क्यूब इज योर आंसर। यह आपने मिल गया सिंपली। यहाँ पर आ जाएं, और आपके पास है सिलेंडर। सिलेंडर का हमें पता है, हमने बुक में भी पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर एच। क्या है हमारे पास, सिलेंडर का हमारे पास होता है जो सिलेंडर का वॉल्यूम है। अभी ये चीजें याद कर लें, इसका ये मतलब नहीं कि दोबारा से आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा
पाई आर स्क्वायर एच। अब एच अलग से नहीं गिवन तो आर स्क्वायर रेडियस ही उसकी लेंथ है, तो ये हो जाएगा पाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर है आपके पास 2, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी आपके पास 2 है, तो v इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 3.14। इसे सॉल्व करेंगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा मीटर क्यूब में, किसका, सिलेंडर का। ठीक है, और मेरी बुक में ये दोबारा से सिलेंडर दिया गया है, तो आप खुद से सॉल्व करें, वो सेम चीज़ है। अब पिरामिड है आपके पास, तो ये रहा आपके पास पिरामिड, आ जाए, ये रहा आपके पास पिरामिड। ठीक है, ये रहा आपके पास पिरामिड, बना देता हूँ ये पिरामिड, सही है। तो इसका होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस, ये एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, सही है। अब देखें एरिया ऑफ बेस क्या होता है, यहाँ पर देखें ये जो है एक लेंथ ये है और एक लेंथ विड्थ ये है, तो लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये हाइट जो इंक्रीज हुआ गया है एच, उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उनको 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, क्यूब जो है हमारे पास, पिरामिड जो है हमारे पास, सिंपली उस पिरामिड का हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यहाँ पर लेंथ भी 2 है, विड्थ भी 2 है, हाइट भी 2 है, तो सबको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 फॉर द लेंथ मल्टीप्लाई बाय 2। ये एरिया ऑफ बेस हो गया आपके पास, एरिया ऑफ बेस यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब हाइट हमें क्या है, वो भी 2 गिवन है, तो 8 डिवाइडेड बाय 3 जो है आपके पास वो राइट आंसर हो जाएगा, सही है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएं, फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड एज स्फीयर एंड क्यूब। स्फीयर का जो वॉल्यूम आपने लिखा है यहाँ पर वो वॉल्यूम लें, और क्यूब का जो वॉल्यूम आपने निकाला है वो भी यहाँ पर लें, और चेक करें क्या 1 kg पर उनकी जो डेंसिटीज हैं वो डिफरेंट आ रही कि नहीं, और यही बताना है आपने कि शेप की वजह से क्या डेंसिटी चेंज होती है कि नहीं, क्या होता है। देखें वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम मुझे आपको ये बात बतानी अभी मैं भूल गया था कि डेंसिटी जो है वो डिपेंड करती है मास और वॉल्यूम पर। सो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास व्हेन वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, यानी वॉल्यूम को अगर आपने कांस्टेंट रखा है तो बॉडीज की, जैसे आप उनका मास बढ़ाते जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी। अगर आपने मास को कांस्टेंट रखा है तो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, जिस बॉडी का वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी कम होगी, और जिसका वॉल्यूम कम होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा, यानी इनवर्स रिलेशन। तो ये चीज़ ध्यान में रखें। तो स्फीयर और क्यूब में से जिसका भी वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी कम होगी, जिसका वॉल्यूम कम होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा, ये चीज़ ठीक है। तो ये शेप पर डिपेंड वाकई करती है, बिकॉज वॉल्यूम शेप के साथ होता है, तो हर शेप का डिफरेंट वॉल्यूम होता है, तो डेंसिटी हर बॉडी की अलग अलग से होती है। ठीक है, और नीचे आ जाए, अ मेजरिंग सिलेंडर इज फिल्ड विद 500 सेंटीमीटर क्यूब या सीसी इसे कहा जाता है वाटर। अ स्टोन ऑफ मास 20 ग्राम इज इमर्ज इनटू दिस सिलेंडर सच दैट वाटर लेवल राइजेस अप टू 800 cc. Which statement is correct? The difference between the reading gives the density of stone. The difference between reading gives volume of stone. जी हाँ, वॉल्यूम ही मिलेगा हमें, यही है ना। ठीक है, मास हमें गिवन है, ये 20 ग्राम्स बन रहा है, तो पहले वो कहाँ पर था, 500 पर था, जैसे ही हमने उसमें वो 20 ग्राम का स्टोन, तो वो 800 पर चला गया, तो 800 माइनस 500 सेंटीमीटर क्यूब, जो 300 सेंटीमीटर क्यूब हमें मिल रहा है वो एक्चुअल में वॉल्यूम है। तो यहाँ पर द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग गिव्स वॉल्यूम ऑफ स्टोन, ये सही आंसर है। ठीक है, नीचे आ जाए अभी, अब मेरे ख्याल में लास्ट सेक्शन होगा, पता नहीं, हाँ सिग्निफिकेंट फिगर यही लास्ट सेक्शन है। तो आ जाए, राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। देखें 980 लिखा हुआ है, तो इसके अंदर 2 नॉन जीरो नंबर हैं, वो तो सिग्निफिकेंट फिगर है ही हैं। एक है हमारे पास ट्रेलिंग जीरो, और पॉइंट भी मौजूद नहीं है, तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर इज करेक्ट आंसर। 91.60, अब पॉइंट प्रेजेंट है तो लास्ट वाला 0 है, वो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर पॉइंट मौजूद है और लास्ट वाले 0 तो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, और बीच वाले 0 तो होते ही होते सिग्निफिकेंट फिगर है, तो सारे के सारे नंबर क्या हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 3, 2, 5, 3, 8 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर देखें
लीडिंग जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते, तो यहाँ पर 2 आपके आंसर हैं, 2 इज योर आंसर। नीचे आ जाए, कुछ है? नहीं, कुछ भी नहीं है। सही है, तो ये था आपके पास एक्सरसाइज एंड उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई भी क्वेश्चन जिस कमेंट में डालें, कोई भी है, मेरा भाई है, कोई भी है, जिसको भी कोई भी क्वेश्चन है, जब कमेंट में डालें, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा, आपको दोबारा से बता दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद।